हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। हम पढ़ रहे थे बच्चों 10वीं क्लास के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला। आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों ह्यूमन आई। इसके इम्पोर्टेंट 6-7 क्वेश्चन करेंगे हम, और ये पूरा रिटर्न मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इन क्वेश्चंस को एज इट इज़ आप याद कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों उनको याद नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर कुछ एक वैल्यू चेंज कर सकता है। आपको उसमें जो जिस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है आपको वो स्टेप देखने हैं। पेपर में आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, आंसर लिखने की एक फॉर्मेटिंग होती है बच्चों। अगर आप उस फॉर्मेटिंग को फॉलो करते हो तो आपका जो आंसर है वो दिखने में अच्छा लगेगा और एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। अगर थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक भी होती है तब भी एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट द रोल ऑफ सिलियरी मसल्स प्रेजेंट इन आवर आई। सबसे मेन रोल है बच्चों टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस। सिलियरी मसल्स लेंस के दोनों साइड होती है। ये अगर लेंस है तो इधर सिलियरी मसल है और इस साइड भी सिलियरी मसल्स है, तो दोनों साइड सिलियरी मसल्स पकड़ के रखती है लेंस को। और सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं लेंस की। शेप चेंज करने का मतलब कि एक बार वो ऐसे ही दिखेगा थिक और एक बार ऐसे इन दिखेगा। ठीक है, शेप चेंज कर रहे हैं। और शेप चेंज करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें कभी तो पास की चीज़ें देखनी होती है, कभी दूर की चीज़ें देखनी होती है। तो पास की चीज़ या दूर की चीज़ पे फोकस करने के लिए लेंस को अपनी शेप बदलनी पड़ती है, और शेप बदलने से क्या होगा, लेंस का फोकस एडजस्ट होगा। ठीक है, इमेज हमें क्लियर दिखेगी। और शेप चेंज करने में कौन हेल्प करता है, सिलियरी मसल्स। ओके, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगे, ठीक है, अपनी नेचुरल लेंथ पे होंगे, रिलैक्स होंगे, तो उस टाइम पे लेंस हमारा थिन होगा, पतला होगा, और उस वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। अगर लेंस थिन है तो उसका कर्वेचर क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा कि हम दूर की चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे। और जब जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, ऐसे मसल थी अगर वो सिकुड़ जाए, सिकुड़ने से क्या होगा, लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और लेंस मोटा होने से क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर थिक लेंस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटा बनेगा और फोकल लेंथ भी कम बनेगी, डिक्रीज हो जाएगी थिन लेंस से। थिन लेंस और थिक लेंस में क्या है, इसकी फोकल लेंथ पास है, इसकी फोकल लेंथ दूर है। तो फोकल लेंथ डिक्रीज होने से क्या फायदा है कि हम अब क्लियर देख पाएंगे जो ऑब्जेक्ट आंखों के पास होंगे उनको। ठीक है, तो जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो हमें दूर की चीज़ें साफ दिखेगी, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमें पास की चीज़ें साफ दिखेगी। ओके बच्चों, तो सिलियरी मसल्स हमें हेल्प करती है दूर की चीज़ें या पास की चीज़ें देखने में। और कैसे हेल्प करती है, वो लेंस की शेप को चेंज कर देती है। और इन्हीं की वजह से एक डिजीज भी होता है बच्चों, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड सजेस्ट इट्स करेक्टिव मेजर। अगर किसी बंदे को ये दिक्कत हो रही है आंखों से रिलेटेड, तो हमें बताना है कि उसको कौन सा डिजीज है या कौन सा डिफेक्ट है आई में, और हम उनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है,
द आई लेंस हैज़ बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। जो आई लेंस है वो दूधिया हो गया है। अगर बूढ़े लोगों को देखोगे तो उनका जो आईज का जो आई लेंस है वो आपको सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा, ठीक है, दूधिया। तो ऐसे में उसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट है और उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको बोलते हो बच्चों कैटरेक्ट। ये जो डिजीज है जिसमें आई लेंस जो है वो मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाता है, इसको कैटरेक्ट बोलते हैं। तो ये जो होता है बच्चों कैटरेक्ट, ये लगभग ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उम्र के साथ साथ आई लेंस जो है वो थोड़ा वो भी बूढ़ा होता जाता है, तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट आना नॉर्मल है। इसकी वजह से बच्चों पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि इसमें या तो धुंधला दिखाई देगा या हो सकता है कि पूरा ही दिखना बंद हो जाए, ठीक है, कैटरेक्ट की वजह से। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू ए कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें इस कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए एक सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें आई लेंस के ऊपर से एक परत को हटा देते हैं, ठीक है, एक परत को हटा देंगे सर्जरी की हेल्प से। तो उसके बाद में अब आई लेंस दोबारा से क्लियर हो जाएगा और हमें चीज़ें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कैटरेक्ट को सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? द आई लेंस हैज़ एक्सेसिव कर्वेचर, यानी कि उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा आई लेंस का। ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया डिजीज। मायोपिया डिजीज में आई लेंस का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा होगा। इस केस में क्या है? हमारा लेंस थिक है। जब ज़्यादा कर्वेचर है यानी कि ज़्यादा घुमाव है, तो कब होगा? जब हमारा लेंस थिक होगा, मोटा होगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब थिक लेंस होता है तो उसका फोकल पॉइंट हमारा पास होता है, तो फोकल लेंथ कम है, यानी कि वो पास की चीज़ें तो आसानी से देख सकता है, दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देगी उसको। ओके, यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर टू यू क्लियरली, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी। ये दूर की चीज़ें उसको धुंधली दिखाई देंगी। और इस डिजीज को क्या बोलते हैं? मायोपिया डिजीज। और इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? मायोपिया डिजीज में जो चश्मे लगाए जाते हैं बच्चों, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? कनकेव लेंस। दूर की लाइट जो आएगी बच्चों, अब आई लेंस का फोकस यहाँ पे, और जो दूर से लाइट आ रही है वो फोकस हो रही है पीछे जाके, इसलिए सही से दिखता नहीं है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। कनकेव लेंस हेल्प करता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आई लेंस के फोकस पे कन्वर्ज करवाने में, ठीक है, जिससे कि वो क्लियरली दिखे। नहीं तो क्या होता है कि जो दूर से लाइट आती है वो आई लेंस के फोकस पे एडजस्ट नहीं होती है, वो फोकस से दूर कन्वर्ज होगी। ओके, जो दूर से लाइट आई वो होनी तो चाहिए फोकस पे, लेकिन फोकस तो यहाँ रह गया आई लेंस का, इसलिए वो यहाँ पे फोकस ना होके पीछे फोकस हो रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे? कनकेव लेंस यूज करेंगे और ये क्या कर देगा? लाइट को यहाँ पे फोकस करवा देगा, इससे वो हमें क्लियरली दिखेगी, ठीक है। तो मायोपिया डिजीज में कनकेव लेंस का यूज होता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? कि आई लेंस हैज लार्जर फोकल लेंथ लॉन्गर देन नॉर्मल, ठीक है, कि आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। और फोकल लेंथ ज़्यादा कब होगी? जब हमारा लेंस थिन होगा। अगर थिन लेंस होगा तो उस केस में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होगा और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो जब थिन लेंस का केस होता है तो उसमें कौन सा डिजीज होता है हमारा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोल सकते हैं? फार साइटेडनेस, यानी कि दूरदृष्टि दोष। इसमें हमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखती है लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती है। और ये क्यों होता है? दिस डिफेक्ट अराइजेज बिकॉज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि आईबॉल इज टू स्मॉल। आईबॉल क्या होती है? पूरी की पूरी आँख, कंप्लीट आँख को हम क्या बोलते हैं? आईबॉल। ये अगर बहुत छोटी हो, ठीक है, अगर आईबॉल हमारी छोटी है और यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ है इसका फोकस बहुत ज़्यादा हो,
तो इसका फोकस तो यहाँ बनेगा, जबकि हमें चाहिए कहाँ पे, आई बॉल पे। और यहाँ पे क्या होती है, जो नर्व्स होती है वो क्या करती है, जो लाइट यहाँ पे आएगी उनका सिग्नल लेके जाएगी। हमारे आई लेंस का जो फोकस हो वो कहाँ पे होना चाहिए, हमारे आई बॉल पे होना चाहिए। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, फोकस पॉइंट हमारा आई बॉल से दूर होता है। या फिर जो मायोपिया डिजीज पढ़ा था उसमें हमारा फोकस पॉइंट यहाँ पे होता है, आई बॉल से पहले। तो हाइपरमेट्रोपिया के दो केस हो सकते हैं, या तो हमारा आई बॉल छोटा रह गया या फिर हमारा फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई। दोनों केसेस में हमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखेगी लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखेगी। ऐसे वाले डिजीज को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। पास की चीज़ें वो साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, दूर की चीज़ें वो आसानी से देख लेगा। पास की चीज़ें मतलब मान लो कि अखबार पढ़ना हो, अखबार पढ़ते टाइम उसको दो चीज़ें डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगी। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको HYPER ये सब चीज़ें अलग अलग दिख रही है, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया होगा उसको बिना चश्मे के H और Y अलग अलग नहीं दिखेगा, उसको ये एक जैसा ही लगेगा कुछ, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिख दिया है। ओके, इसलिए उनको किताबें अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है बिना चश्मे के हाइपरमेट्रोपिया में। और ऐसा क्यों होता है, या तो उनकी आई बॉल छोटी हो गई है या फिर उनका लेंस का जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा हो गया है, इससे लाइट जो है वो सही से फोकस नहीं हो पा रही है आई बॉल पर। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इसमें जो चश्मा यूज करते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। ओके, इसकी हेल्प से हाइपरमेट्रोपिया में उनको क्लियरली दिख पाएगा। याद करने का क्या तरीका हो सकता है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, ये काफ़ी बड़ा नाम है, इसीलिए लेंस कौन सा यूज करेंगे, छोटे नाम का कन्वेक्स। और मायोपिया, मायोपिया एक छोटा नाम है तो उसमें लेंस कौन सा यूज करते हैं, बड़े नाम वाला कनकेव। ऐसे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, सिलियरी मसल्स हैव वीकेंड, यानी कि सिलियरी मसल हमारी कमज़ोर हो गई है। उम्र के साथ में कमज़ोर होती जाती है ये, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हमारी मसल्स वीक होती जाएगी। लेकिन सिलियरी मसल्स वीक होने से क्या होगा, सबसे पहले तो याद करो सिलियरी मसल का रोल क्या था। इनका काम है हमारे आई लेंस को एडजस्ट करना, ठीक है, या तो हमें इसकी शेप ऐसी चाहिए या फिर ऐसी शेप चाहिए। हमें दूर की या पास की वस्तु देखने के लिए अलग अलग शेप चाहिए होती है लेंस की। तो सिलियरी मसल्स का काम था कि वो या तो रिलैक्स हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और जब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये लेंस की शेप को चेंज करेगी। तो लेंस की शेप चेंज करने के लिए हमें सिलियरी मसल चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, उम्र के साथ में ये कमज़ोर हो गई है, तो उससे क्या होगा, शेप चेंज नहीं कर पाएगा लेंस, और उस वजह से हमें क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी टू सी नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। पास की या दूर की चीज़ें देखने में हमें परेशानी होगी, और इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया डिफेक्ट। ओके, इसकी वजह से रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब उसकी शेप चेंज करने की पावर वो कमज़ोर हो जाएगी, और उससे फिर पास की और दूर की चीज़ें देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इसमें यूज करते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में कनकेव भी होता है और कन्वेक्स लेंस भी होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये चश्मा है, चश्मे का लेंस है ये, तो उसमें यहाँ नीचे तो कौन सा यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस, और ऊपर की ओर कौन सा यूज कर लेते हैं, कनकेव लेंस। यानी कि दूर का देखना हो तो कनकेव लेंस चाहिए हमको, तो हम ऊपर वाले हिस्से से दूर का देख लेंगे, ठीक है, यहाँ से। और जब हमें पास का देखना हो, नीचे से पढ़ना हो कुछ, तो हमारी आँख की नीचे की साइड होती है, तो यहाँ पे ये जो
कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ये हमें पास की चीज़ें देखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बायफोकल लेंस का यूज करते हैं प्रेसबायोपिया में। ओके, अब आपको ये 4 पॉइंट मैंने जो बताए हैं, ये मानो कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा आपको, हो सकता है वो आपको सिर्फ एक ये पॉइंट पूछे, इसके बारे में बताओ, और ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन बना के देगा। हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट पूछ ले कि मायोपिया के बारे में बताओ। ठीक है, जहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर होता है वो कौन सा डिजीज होता है? मायोपिया। ओके, तो हो सकता है कि वो मायोपिया के बारे में पूछ ले, या फिर हो सकता है कि वो नियर साइटेडनेस के बारे में पूछ ले। ये भी क्या होता है? मायोपिया होता है। ठीक है, तो कई नाम होते हैं एक ही डिजीज के, वो किसी भी नाम के थ्रू आपसे पूछ सकता है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि बताओ कौन से डिजीज में कनकेव लेंस का यूज होता है, कौन से में कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट याद मत करना कि जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी मैं ये आंसर लिखूंगा। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर ऐसा रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसा ही बनाएगा। अगर वो मायोपिया के बारे में पूछता है तो यहाँ पे मैंने मायोपिया की जो भी डिटेल्स लिखी हुई है आपको वो सभी उसमें लिख देनी है। हाइपरमेट्रोपिया का पूछे तो ये सब चीज़ें हाइपरमेट्रोपिया में लिख देनी है। ओके, तो ये मैंने आपको एक आंसर दिया है। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है लेकिन आंसर ऐसा ही रहेगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन इसाक न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसी तरह से पूछेगा, हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट पूछ ले कि इसाक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे हमें पता चला था कि सनलाइट 7 कलर्स की होती है। या फिर हो सकता है कि वो इसाक न्यूटन का नाम ही ना दे, वो पूछ ले कि वो एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे पता चला था कि लाइट जो है 7 कलर्स की होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? न्यूटन क्या है? एक साइंटिस्ट था बहुत पहले, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। प्रिज्म के बारे में आप सबने सुना होगा, एक ग्लास की ऐसी ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट होता है कोई, जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं। तो जब उसने प्रिज्म को लाइट में रखा, ठीक है, सूरज से सीधी लाइट आ रही है, उसने प्रिज्म को सूरज के सामने किया, सनलाइट के सामने। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जब यहाँ पे उसने एक पेपर लगाया तो उस पेपर पे उसको 7 कलर्स दिखे, रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, येलो, ऐसे। ठीक है, तो 7 कलर्स दिखे उसको इस पेपर पे, और यहाँ से कौन सी लाइट जा रही थी? वाइट लाइट, जो डायरेक्ट सन से आ रही है। तो यहाँ पे कोई कलर नहीं, और यहाँ पे पेपर पे उसको 7 कलर दिख रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिज्म ने इस वाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया, यानी कि वो सब कलर्स आ कहाँ से रहे? वाइट लाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब उसने क्या देखा कि जो लाइट है हमारी, जो सनलाइट आ रही है, वो कैसे है? वो अलग अलग कलर्स की बनी हुई है। और कौन से कलर्स है उसमें? 7 टाइप के कलर्स है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो ये 7 कलर्स की है। अब उसको ये कैसे पता चला कि इसमें सिर्फ 7 ही कलर है? ठीक है, तो एक बार इस प्रिज्म को भूल जाओ एक बार। तो जब स्टार्टिंग में उसने एक प्रिज्म रखा सनलाइट में, तो क्या हुआ? उसको 7 कलर्स मिले। अब जैसे ये रेड कलर मिला, उस रेड कलर के सामने उसने एक बार फिर से प्रिज्म रख दिया, यानी कि वो क्या देखना चाह रहा था कि जब ये वाली लाइट इधर 7 कलर्स में टूट गई तो हो सकता है कि ये वाली लाइट आगे फिर से और कलर्स में टूट जाए। तो जब इसने मान लो यहाँ से जो रेड लाइट निकली उसके सामने जो प्रिज्म रखा, उसने देखा कि उस रेड लाइट का कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी रेड थी और जब प्रिज्म से निकली तब भी वो रेड है, यानी कि उसमें और कोई कलर प्रेजेंट नहीं है।
ऐसे ही जब इसने बाकी कलर्स की लाइट पर प्रिज्म रखा, मान लो ये वॉयलेट कलर की लाइट है, पहले प्रिज्म से निकली, तो उसने उसके सामने एक प्रिज्म और रख दिया, इसमें से जब पास होके जाएगी तब भी ये वॉयलेट की वॉयलेट है। ओके, यानी कि ये वाले जो कलर्स है ये और किसी कलर्स के नहीं बने हुए हैं। तो हमारी वाइट लाइट में सिर्फ और सिर्फ ये 7 कलर ही प्रेजेंट है। और फिर उसने एक और किया था कि एक प्रिज्म ऐसे लिया सीधा और एक प्रिज्म उसने फिर उल्टा कर दिया। तो जो वाइट कलर की लाइट यहाँ से गई पहले प्रिज्म में, वो 7 कलर्स में टूटी। अब ये सातों के सातों कलर्स दूसरे प्रिज्म में जाएंगे और आपस में मिलके फिर यहाँ से वाइट लाइट बाहर निकलेगी। ओके, ही इन्वर्टेड द सेकंड प्रिज्म, जैसा कि हमने इधर फिगर में दिखाया हुआ है। तो इन्वर्टेड करने से क्या होगा, दिस टाइम ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म, पहले प्रिज्म से जो हमें कलर्स मिले थे, ए बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जेज पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। ठीक है, ये सभी के सभी कलर्स हमने दूसरे प्रिज्म से पास करवा दिए। उससे क्या होगा, ही फाउंड दैट ए बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जेज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। उसने देखा कि प्रिज्म के दूसरी साइड से वाइट लाइट बाहर निकली है। तो इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन को क्या आइडिया मिला कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स की बनी हुई है। ओके, यानी कि पहले तो उसने जो ट्राई किया था कि जो हमें ये कलर्स मिल रहे हैं उनको और भी स्प्लिट कर सकते हैं क्या। तो जैसे पहले प्रिज्म ने वाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ दिया था, तो उसने देखने की कोशिश करी कि ये कलर भी और कलर में टूट सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने, न्यूटन ने क्या किया, इन कलर्स के सामने एक प्रिज्म और रख दिया। तो ही ट्राइड टू फर्दर स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट यूजिंग अनदर आइडेंटिकल प्रिज्म। जैसा ये प्रिज्म है ऐसा ही एक प्रिज्म और लिया और इन कलर्स के सामने रख दिया, तो इसमें और कलर्स प्रोड्यूस नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाइट लाइट है उसमें ये सिर्फ 7 कलर्स ही प्रेजेंट है। ओके, और फिर से कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया था कि उसने सेकंड प्रिज्म को उल्टा कर दिया। तो जो 7 कलर्स यहाँ बने थे वो वापस मिक्स होके वाइट लाइट बना दिए। ओके, तो इससे कंफर्म हो गया कि वाइट लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन 7 कलर्स की बनी हुई है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था न्यूटन का, जिससे हमें क्या पता चला था कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो ये जो लिखने का तरीका है ये मैंने आपको प्रॉपर लिख के दिया है, आप इसको पढ़िए, याद कीजिए, और अगर पेपर में आ जाता है तो आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पिछली क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हमारी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और अगर लाइट सेम मीडियम में रहे तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और हमें कोई 2 नेचुरल फिनोमिना बताने हैं जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे हो। ठीक है, नेचर में कई सारे फिनोमिनाज होते रहते हैं, रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, तो हमें रिफ्रैक्शन के फिनोमिना बताने हैं। और वो भी कौन सी रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। तो रिफ्रैक्शन में हमारे 2 मीडियम होते हैं, एक होते हैं बच्चों रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे, और रेयरर का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। तो जब गर्म हवा होगी, गर्म हवा में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है, और जब ठंडी हवा होगी तो उसमें पार्टिकल्स पास पास है, सिकुड़ के बैठे हुए हैं। ओके, तो ठंडी हवा जो होगी वो डेंसर मीडियम का काम करेगी और गर्म हवा रेयरर मीडियम का काम करेगी।
ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और एयर्स में मल्टीपल लेयर्स है, कोल्ड लेयर और वार्म लेयर। कोल्ड लेयर किसका काम करेगी? डेंसर मीडियम का। और वार्म लेयर किसका काम करेगी? रेयर मीडियम का। तो रिफ्रैक्शन में हमें यही तो चाहिए होता है, एक डेंसर मीडियम एक रेयर मीडियम। तो एटमॉस्फेयर में क्या है? दोनों प्रेजेंट है। ओके, तो उस वजह से क्या होगा? तो जब भी लाइट आएगी, एक बार वो डेंसर मीडियम से जाएगी, एक बार वो रेयर मीडियम से जाएगी। तो क्या हो रहा है? लगातार हमारा मीडियम चेंज होता जा रहा है। ये अर्थ हो गई, ऊपर से सनलाइट है। जब ये आएगी सनलाइट तो क्या होगी? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, इसके चारों साइड एटमॉस्फेयर में क्या है? गर्म हवा भी है, ठंडी हवा भी है। तो जब ये आ रही है तो ये लगातार अलग अलग मीडियम में से पास होके आ रही है, कभी डेंसर मीडियम से, कभी रेयर मीडियम से। तो उस वजह से क्या होगा? आने वाली लाइट का रिफ्रैक्शन होता जा रहा है, और उस रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो व्हेन द लाइट रेज passes थ्रू द एयर लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। और इसको रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, और ये जो रिफ्रैक्शन है बच्चों, ये लगातार चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी होने का मतलब कि एक जगह रुका हुआ। अब स्टेशनरी क्यों नहीं है? क्योंकि जो एयर है, एयर तो बच्चों फ्लो होती रहेगी, कभी कहीं कभी कहीं। तो उस वजह से एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, जिस वजह से जो रिफ्रैक्शन की कंडीशंस है वो भी चेंज होती जाएगी। और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ओके, कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे थ्रू हॉट एंड कोल्ड एयर लेयर्स, तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा वो लगातार अपनी पोजीशन बदलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको जब ये ऑब्जेक्ट देखना है तो कैसे दिखेगा ये ऑब्जेक्ट? जब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट आपकी आंखों तक पहुंचे, ठीक है। तो जब लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो वो कैसे आएगी? वो बीच में कई सारे मीडियम से पास होके आएगी, ठीक है। कभी डेंसर मीडियम, कभी रेयर मीडियम, कभी डेंसर, कभी रेयर, ठीक है। तो लगातार वो रिफ्रैक्ट होके आ रही है हमारे पास। और मीडियम क्या है? ये एटमॉस्फेयर लगातार चेंज होता जा रहा है, कभी डेंसर मीडियम मूव करेगा, कभी रेयर मीडियम मूव करेगा, तो लगातार उसमें चेंज आता जा रहा है। उस वजह से ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इसमें लगातार चेंज होता आएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, उससे हमें क्या होगा? हमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो लगातार फ्लक्चुएट होती दिखेगी, कि कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ है, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ है। हमें वो अपनी जगह बदलता हुआ दिखेगा, फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा। और इस वजह से ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? कि वो सेक कर रहा है, हिल रहा है वो। ओके, तो ऐसे ऐसे कई फिनोमिनाज होते हैं बच्चों जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। एक तो ये मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट का जो सेक करता है, ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखता है हमें, वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अभी गर्मी के दिनों में आप फील करना कि जिस दिन गर्मी ज़्यादा होगी और आप कहीं रोड पे जा रहे हो पैदल, ठीक है, तो आपको दूर की जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं या कुछ भी है, वो आपको थोड़े थोड़े हिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। सड़क पे ऐसे हिलती हुई दिखेगी वाइब्रेशन से। वो किसकी वजह से होती हुई दिखेगी? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और भी कुछ एक फिनोमिनाज है, वो अभी हम देखेंगे। जैसे कि एक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब बच्चों ये जैसे मैं एक ही क्वेश्चन में ये करवा रहा हूँ, टू नेचुरल फिनोमिनाज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जरूरी नहीं है कि वो आपको ये सब चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछेगा, वो इसको अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे कि आपको स्पेशल पूछ ले कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होती है बताओ, तो आपको ऊपर का पार्ट लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या चीज़ है। ओके, तो जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं। कैसे? कि जो स्टार्स है वो हमसे बहुत दूर है, बहुत 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 ज़्यादा दूर है। तो जब वहाँ से जो लाइट आएगी, तो स्टार से जो लाइट आएगी बच्चों, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पार करके आएगी। और एटमॉस्फेयर क्या है हमारा? लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होके आई एटमॉस्फेयर से
और एटमॉस्फेयर हमारा लगातार चेंज होता जा रहा है, तो हमें क्या दिखेगा कि कभी तो ये लाइट यहाँ से आई थी और फिर कभी दिखेगा कि ये लाइट यहाँ से आई थी, कभी दिखेगा कि लाइट यहाँ से आई थी। तो लगातार क्या हो रहा है, स्टार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ओके, तो कभी हमें वो स्टार यहाँ पे दिखेगा, कभी यहाँ पे ना दिख के यहाँ दिखेगा, और नेक्स्ट टाइम क्या पता वो वापस यहीं पे दिख जाए। तो हमें लगेगा कि ये जो तारा है वो पहले यहाँ पे था, चमकदार था, फिर वो थोड़ा डिम हो गया, यहाँ पे दिखना बंद हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे दोबारा से दिख रहा है। तो स्टार तो यहीं पे था, लेकिन जो लाइट आई वो रिफ्रैक्ट होके आ रही थी, और एटमॉस्फेयर क्या है, लगातार चेंज होता रहता है। तो हमें पता ही नहीं चला कि लाइट एक्चुअल में आई कहाँ से थी, यहाँ से आई थी या यहाँ से आई थी। हमें बार बार अलग अलग पोजीशन दिखती रहती है, जिस वजह से हमें लगता है कि पहले तारा यहाँ पे था, फिर तारा यहाँ पे है नहीं, अब तारा वापस यहाँ पे आ गया, टिमटिमाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो तारा तो वही है, लेकिन जो लाइट वहां से आ रही है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और जिस वजह से हमें क्या दिख रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। लिखोगे कैसे इसको, कि जो स्टार्स है वो बहुत दूर है हमसे, वेरी वेरी फार बॉडीज, एंड देयरफॉर आर कंसिडर्ड सिंगल पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। वैसे तो तारे बहुत बड़े हैं बच्चों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से हमें क्या दिखते हैं कि छोटे से एक ही पॉइंट पे। ये तो ये बात होगी। उसके बाद में व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम ए स्टार एंड एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर, जब लाइट आएगी स्टार से और धरती के एटमोसफियर में एंटर करेगी, तो इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू द वेरिंग डेंसिटीज ऑफ द लेयर्स ऑफ एयर। अब एयर्स में अलग अलग डेंसिटीज है, रेयर मीडियम भी है, डेंसर मीडियम भी है। ओके, तो उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। कंटिन्यूअस चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, लगातार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, उससे जो लाइट होगी, रिफ्रैक्ट द लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर। तो कभी लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कभी लाइट कम रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, अलग अलग अमाउंट्स में। तो जब एटमॉस्फेयर की वजह से, व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट टुवर्ड्स अस, जब एटमॉस्फेयर हमारी आंखों की तरफ ज़्यादा लाइट भेज देगा, तो हमें क्या लगेगा कि वो चीज़ चमकदार है, हमारे पास ज़्यादा लाइट आ रही है। द स्टार अपीयर्स टू बी ब्राइट। ठीक है, तो जब हमारे पास ज़्यादा लाइट आएगी तो हमें जो तारा है वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स लेस लाइट टुवर्ड्स अस, द स्टार अपीयर्स टू बी डिम। और जब जो तारे से जो लाइट आई थी वो रिफ्रैक्ट होके हम तक कम पहुंचे। ठीक है, जब ज़्यादा लाइट पहुंचेगी तो हमें ये चमकदार दिखेगा, और जब कम लाइट पहुंचेगी तो वो हमें डिम दिखेगा। ओके, अपीयर्स टू बी डिम। तो कभी हमें चमकदार दिख रहा है, कभी हमें डिम दिख रहा है, कभी ब्राइट कभी डिम। तो हमें क्या लग रहा है कि तारे क्या हो रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया कि हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है उनसे आने वाली लाइट का। लाइट लगातार रिफ्रैक्ट होती जा रही है, कभी लाइट ज़्यादा आएगी हमारे पास तो हमें चमकदार दिखेंगे, कभी लाइट कम आएगी तो हमें वो डिम होते हुए दिखेंगे। दूसरा फिनोमिना क्या है, एडवांस्ड सनराइज, यानी कि सुबह के टाइम पे जल्दी सूरज का दिखना, एंड डिलेड सनसेट, और शाम के टाइम पे ज़्यादा देर तक सनसेट दिखना। ओके, जल्दी सनराइज दिखना और लेट तक सनसेट दिखना, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये अर्थ बनाई हुई है और ये इसका एटमॉस्फेयर दिखाया हुआ है बच्चों। अब अर्थ के लेवल पे इसको हम क्या बोलते हैं, होरिजन। अब जब सन इस होरिजन से नीचे है तो होना क्या चाहिए कि हमें ये दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ये दिख जाता है। अभी जो ये दिख रहा है हमें सन, ये क्या है, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। एक्चुअल में सन क्या है, यहीं पे है, लेकिन वो हमें दिख कहाँ रहा है, यहाँ पे जल्दी दिख रहा है। और ऐसे ही शाम के टाइम पे होगा, जब
एक्चुअल में सन यहाँ पे हो जाएगा लेकिन हमें वो यहाँ पे दिखता रहेगा, तो हमें लग रहा है कि सनसेट अभी हुआ नहीं है, जबकि सन तो कब का चला गया था इसके नीचे, हॉरिजन के नीचे। ओके, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब सन यहाँ पे था, लाइट तो वो लगातार भेज रहा है। ओके, तो जब यहाँ पे सन था और जो लाइट जली थी वो जैसे ही यहाँ पे एंटर होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ओके, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो लाइट में क्या आएगा? बैंड आ जाएगा। ये बैंड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। होना क्या चाहिए था कि यहाँ से जो लाइट निकली थी वो ऐसे सीधा चली जानी चाहिए थी। ओके, अगर ये सीधी चली जाती तो हमें दिखता ही नहीं सूरज। हमें क्यों दिखा सूरज? क्योंकि इससे जो लाइट निकली थी वो बैंड होके हमारी आंखों तक आई। ओके, जब भी कोई चीज़ आंखों पे पहुंचती है तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। तो जब इसकी लाइट हमारी आंखों तक पहुंची है तो हमें ये सन दिखा। और ये पहुंची कैसे? ऐसे बैंड होके। और ये बैंड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिससे लाइट बैंड होगी और हमारी आंखों तक पहुंची। और लेकिन हमारे दिमाग को क्या पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो जब ये हमारी आंखों तक पहुंची तो दिमाग को क्या लगा कि लाइट अगर ऐसे आ रही है मेरी आंखों में तो ये तो स्ट्रेट चल के आएगी, तो ये कहाँ से आई होगी? यहाँ से आई होगी। ठीक है, स्ट्रेट। तो यहाँ पे ही वो दिमाग जो है सन की इमेज बना देगा कि सन क्या है? यहाँ पे है, जबकि एक्चुअल में सन कहाँ पे था? यहाँ पे था। ओके, तो ये तो सन हो गया। और ये क्या है? अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, यानी कि सन की जो पोजीशन हमें अपीयर हो रही हो, दिख रही हो। एक्चुअल में सन यहाँ पे है नहीं, सन तो अभी यहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें सनराइज जल्दी दिखने लग गया। सन यहीं पे था लेकिन हमें दिखना स्टार्ट हो गया अभी से। क्यों? क्योंकि जब लाइट आई थी तो लगातार उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता जा रहा था, तो लाइट बेंड होती गई। ऐसे ही शाम के टाइम पे सन यहाँ पे पहुंच जाता है लेकिन फिर भी वो हमें यहाँ पे दिखता रहता है। तो इसमें क्या लिखोगे? द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल में सन को ओरिजिन पार करने में 2 मिनट लगते। ठीक है, 2 मिनट बाद ये यहाँ पे पहुंचता ओरिजिन पार करके, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही ये यहाँ पे दिखने लग गया। तो इसको क्या बोलोगे? एडवांस्ड सनराइज या फिर अर्ली सनराइज, जल्दी सूरज उग गया। ओके, और ऐसे ही शाम के टाइम पे सूरज ओरिजिन को पार कर जाए लेकिन उसके बाद भी वो 2 मिनट तक हमें दिखता रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे? डिलेड सनसेट। कि सनसेट में जो देरी हुई है 2 मिनट की उसको डिलेड सनसेट, और जो 2 मिनट पहले उग गया उसको एडवांस्ड सनराइज। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द ओरिजिन, जब सूरज हमारा ओरिजिन से थोड़ा सा नीचे ही था तब क्या हुआ? द सन लाइट कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम। स्पेस में क्या है? स्पेस में कोई मीडियम नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? रेयर मीडियम। और जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी। ओके, और एटमॉस्फेयर से पास करते करते वो लगातार रिफ्रैक्ट होती जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द होरिजन। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ उसकी वजह से क्या हमें क्या दिखेगा कि सन क्या है? ओरिजिन से ऊपर आ चुका है, जबकि वो एक्चुअल में ओरिजिन से नीचे ही है। ओके, इस एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की वजह से जो टोटल टाइम है वो क्या होगा? 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक टोटल 4 मिनट से लंबा हो गया हमारा दिन का टाइम। ओके बच्चों, तो ये फिनोमिना जो है जल्दी सूरज उगने का और लेट सूरज छिपने का, वो भी किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको अलग से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको भी अलग से पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ओके, तो इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। हो सकता है कि वो इनमें से 3 में से कोई 2 पूछे एक साथ,
हो सकता है कि तीनों को अलग अलग पूछ ले। तो जैसे भी पूछे आपको उस हिसाब से आंसर दे देना है। मैंने आपको सारी चीज़ें लिख के बता दी है, आप इनको याद कर लेना और जो भी आए उसी हिसाब से कर देना। ओके, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ ये पूछे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, तो आपको बस यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आंसर देना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनबो क्या चीज़ है और ये कैसे बनता है? ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हमें बताना है कि रेनबो बनता कैसे। एक तो बात है कि बच्चों कि रेनबो हमेशा सूरज के सामने बनेगा। ओके, अगर सनलाइट ऐसे आ रही है तो सूरज यहाँ पे है, ओके, और हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें हमेशा इधर दिखेगा। यानी कि जब हम रेनबो देखेंगे तो हमारी पीठ क्या होगी? सूरज की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पे सन होगा तो हमारी पीठ सूरज की तरफ होगी और हमारी आंखें रेनबो को देखेगी। ये बातें याद रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा था कि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। ओके, जब सनलाइट को हम प्रिज्म से निकालते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है। तो ये जो रेन ड्रॉप है, बारिश के बाद में जो पानी की बूंदें ऊपर एटमॉस्फेयर में रह जाती है बच्चों, ये क्या है? ये एक तरह से प्रिज्म का काम करती है। जब सनलाइट इन पानी की बूंदों में जाती है बच्चों, तो ये उसको 7 कलर्स में तोड़ देती है। ओके, सनलाइट जब पानी की बूंद के अंदर घुसेगी तो वो रिफ्रैक्ट होने की वजह से अलग अलग कलर्स में टूटेगी। वो अलग अलग कलर्स यहाँ पे क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे इसके दूसरे सरफेस से और रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेंगे और वो सारे अलग अलग कलर्स हमारी आंखों तक पहुंचेंगे। तो हमें क्या दिखेगा? रेड अलग दिखेगा, ब्लू अलग दिखेगा। ठीक है, 7 कलर अलग अलग दिखेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? रेनबो। ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शोवर। ओके, रेनबो जो है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि हमें स्काई में दिखता है। और कब दिखता है? हमेशा बारिश के बाद दिखता है। इट इज कोज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। ये जो 7 कलर्स में टूटी है इसको हम बोल रहे हैं डिस्पर्जन। ठीक है, और ये डिस्पर्जन कौन करवा रहा है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें जो एटमॉस्फेयर में रह गई है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उनकी वजह से सनलाइट का क्या होगा? डिस्पर्जन होगा। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सन अगर यहाँ है तो रेनबो यहाँ बनेगा। ओके, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। छोटी छोटी ये पानी की बूंदें ये प्रिज्म की तरह काम करेगी। और प्रिज्म क्या करता है? व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देता है। तो ये भी व्हाइट लाइट के कलर्स को अलग अलग कर देगी। याद कर लेना इस चीज़ को कि जो रेनबो है वो कैसे बन रहा है। समझा दिया मैंने और पूरा लिखा हुआ कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू? तो जो आसमान है बच्चों वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों? एयर प्रेजेंट है। एयर में क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है बच्चों, इनका साइज बहुत ही छोटा है, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। वेवलेंथ क्या होती है? वेव ये चीज़ है और वेवलेंथ क्या होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। जो सनलाइट है बच्चों, सनलाइट ऐसे आ रही है। सनलाइट में कई सारे कलर्स होंगे, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होगी। ठीक है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स इन वेवलेंथ से भी छोटे छोटे हैं। अब ये साइज मैटर क्यों करता है? क्योंकि जहाँ हमें स्कैटरिंग करवानी हो, लाइट को फैलाना हो, स्कैटरिंग करवानी हो, तो वहाँ पे साइज इंपॉर्टेंट है। अगर साइज हमारा लाइट के कंपेरेबल होगा तो वो इजीली स्कैटर हो जाएगी।
अगर साइज हम बहुत बड़ा ले लें तो लाइट स्कैटर नहीं होगी। ओके, तो एटमॉस्फेयर में कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज छोटा है वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट से। तो उससे क्या होगा, तो जब सनलाइट पास होगी इस एटमॉस्फेयर से, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में वो क्या करेंगे, स्कैटर द ब्लू कलर, ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है सबसे छोटी है। ये जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट में 7 कलर है, कौन से विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम। ओके, तो ये जो तीनों कलर है, ये 3 कलर तो बच्चों स्कैटर हो जाएंगे। ओके, और ये कलर पास हो जाएंगे बिना स्कैटर हुए, क्योंकि ये जो बताया था मैंने स्मॉलर साइज है पार्टिकल्स का। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज छोटा है, तो वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर कर पाएंगे, बड़ी वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर नहीं कर सकते। तो जो सनलाइट से जो लाइट आ रही थी उसमें 7 कलर थे, उसमें से छोटी वेवलेंथ वाले कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। ये 3 कलर की वेवलेंथ छोटी है, इन 3 कलर को तो वो स्कैटर कर देगा, यानी कि हर जगह फैला देगा। और बाकी जो कलर बच गए, येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, ठीक है, ये 4 कलर बिना स्कैटर हुए चले जाएंगे। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color. ब्लू कलर की क्या है, वेवलेंथ छोटी है, मोर स्ट्रांगली देन रेड, रेड कलर से भी ज़्यादा स्कैटर कर देता है वो ब्लू कलर को। ठीक है, यानी कि जो सनलाइट में 7 कलर थे उनमें से ब्लू वाला तो स्कैटर हो गया और बाकी के कलर बिना स्कैटर हुए चले गए। बाकी कलर तो हमारे पास एज इट इज आ रहे हैं बिना स्कैटर हुए, लेकिन आसमान में क्या है, आसमान में ब्लू कलर हर जगह फैल गया। तो हर जहाँ भी देखेंगे हम, हमें क्या दिखेगा, ब्लू कलर आता हुआ दिखेगा। उस वजह से हमें क्या लगेगा कि आसमान में कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, क्योंकि ब्लू कलर हर जगह फैला हुआ है। और जब ब्लू कलर हर जगह से हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हमें क्या दिखेगा, आसमान कैसा है, ब्लू कलर का है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आई एंड सो द स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर हर जगह फैल गया था, तो उस वजह से जब वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हमें स्काई ब्लू दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा मैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पेपर में अच्छे नंबर लेके आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।